अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपको मेरी इस रामबन स्ट्रेटेजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप एक डिसएडवांटेज में रहने वाले हो। काफ़ी लोग चाहते हैं उनको एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे कि वे कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाए। अगर आप भी उन लोगों में से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो स्ट्रेटेजी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जिसको हीरे की परख ही ना हो और उसको हीरा मिल जाए तो उसे कांच का टुकड़ा बता देगा। वैसे ही यह स्ट्रेटेजी है, आपको हीरा तो मिल जाएगा राम बाण के रूप में, लेकिन आप उस बाण को कितने अच्छे से चलाना जानते हो यह डिपेंड करता है कि आपने मेरे इन 5 स्टेप्स को कितने अच्छे से मास्टर किया है। मैं वादा करता हूं इन 5 स्टेप्स को मास्टर करने के बाद आपका पैसा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए फिर देरी किस बात की है, स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रामबन स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक। हमें एक लिस्ट तैयार करनी है जिसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के स्टॉक रहने वाले हैं। वो लिस्ट निफ्टी 50 की भी हो सकती है, वो लिस्ट ऑल एफएनओ स्टॉक्स की भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम निफ्टी 50 की ओर जाएं। इसका फर्स्ट रीज़न है लिक्विडिटी। निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बनी रहती है, जिस वजह से हमको बाय सेल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड रीज़न है 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ 50 स्टॉक्स हैं जिसको हम डेली बेसिस पर काफ़ी इजी एनालिसिस कर सकते हैं, काफ़ी इजी इसको डेली बेसिस पर ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ऑल एफएनओ स्टॉक्स की हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 50% स्टॉक्स के अंदर ही लिक्विडिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, एंट्री एग्जिट इसमें प्रॉपर ले नहीं सकते। दूसरा रीज़न है ऑल एफएनओ स्टॉक्स की तरफ ना जाने का, वो है 186 स्टॉक और मोर देन दैट। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो जाते हैं, जिस वजह से हमको डेली बेसिस पर एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम निफ्टी 50 की ओर जाना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें लिस्ट बना क्यों रहे हैं। देखिए, हम निफ्टी 50 की लिस्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम क्विक एंट्री क्विक एग्जिट ले पाएँ। रामबन स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हमको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट लेना होता है, कहीं और हमको देखने की ज़रूरत ना पड़े। हम एक ही लिस्ट बनाएं जिसके अंदर से हम क्विक एंट्री लें, क्विक एग्जिट लें, अपना पैसा बनाकर अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से निकल जाए। अब जानते हैं कि आपको ये लिस्ट बनानी कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू अपना ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आपको ये जो एरो है, जैसे मेरी ये लिस्ट बनाई हुई है मैंने 50 स्टॉक्स की कंप्लीट, वैसे ही आपको एक एरो देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ निफ्टी 50, आप कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। निफ्टी 50 सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये लिस्ट बन जाएगी। बनने के बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा इस लिस्ट का, और आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 स्टॉक्स को ऐड करना है। जैसे मैं 1-2 स्टॉक्स को ऐड करके दिखा देता हूँ। HDFC बैंक, HDFC बैंक यहाँ पर प्लस पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। वैसे ही हमको और स्टॉक्स को ऐड करना है, जैसे इन्फोसिस करूँ, INFY प्लस पे क्लिक किया, वैसे ही पूरी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। 1 बाय 1 50 स्टॉक्स को आप ऐड कर लीजिए। रामबन स्ट्रेटजी का पार्ट 2 है मार्क डिमांड एरिया ऑन डे टाइम फ्रेम। हमको डे टाइम फ्रेम पर जाना है निफ्टी 50 के अंदर और सभी डिमांड एरिया को मार्क करना है, लेकिन उससे पहले हम बेसिक डिमांड सप्लाई को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे एक डिमांड जोन बना रहा हूँ मैं, ये हो गया डिमांड एरिया जिसका मैंने D नाम दिया है। ऊपर हो गया एक सप्लाई एरिया। देखिए, कभी भी एकदम से प्राइस ना तो अप जाता ना तो डाउन जाता, हमेशा प्राइस कंसोलिडेशन करके डिमांड जोन में आता है, यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आता है। वैसे कंसोलिडेशन करके प्राइस सप्लाई में जाता है और यहाँ से एक डाउनफॉल आता है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम मास्क का एग्जांपल लेना चाहेंगे। बिफोर कोविड, जो कोविड-19 था, उससे पहले जो मास्क की कीमत थी वो 5 रुपये थी सिर्फ। उसके बाद मास्क की कीमत हो गई, जैसे कोविड आया तो 15 रुपये हो गई, और जैसे और बढ़ा तो उसकी कीमत 20 रुपीज़ हो गई, और कुछ तो 25 में भी बेचने लग गए, क्योंकि उस टाइम डिमांड बढ़ गई थी। जिस टाइम पे सप्लाई ज़्यादा थी, मतलब कहती कोविड से पहले 5 रुपये का मास्क था, उस टाइम सप्लाई ज़्यादा थी कि मास्क तो दुकानदार के पास ज़्यादा थे लेकिन लोग लेने वाले कम थे। जैसे ही कोविड आया तो डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई। जैसे ही कोविड आया तो डिमांड बढ़ी तो 15 रुपये का मास्क हो गया, और डिमांड बढ़ी तो 20 रुपये का मास्क हो गया, 25 रुपये का भी मास्क होगा, और क्या पता 30-30 रुपये में भी सेल किया हो किसी ने। तो दोस्तों, इसका लॉजिक ये है, जब भी डिमांड बढ़ती है, यहाँ पर डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ी। जैसे ही सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि मास्क तो बहुत सारे हो गए लेकिन लोग लेने वाले कम हैं, कि मास्क इतने ज़्यादा हो गए कि शॉप तो भरी हुई है लेकिन लोग ले ही नहीं रहे, तो वो चीप रेट में बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसे ही हुआ कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से वो प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से प्राइस अप जाना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, अब देखिए, मैंने 2 इमेजेस बनाई हुई है, एक डिमांड एरिया की, एक ऊपर सप्लाई एरिया की बनाई हुई है। पहले डिमांड एरिया को समझते हैं कि इसको मार्क कैसे करना है। देखिए, ये एक रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल का मतलब क्या है, जो सेलर्स है उन्होंने अपना जोर लगाया, मतलब क्या है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई, ऊपर से प्राइस नीचे को गिरा, गिरते 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 बायर और सेलर की फाइट हुई। इसका मतलब क्या है, डिमांड और सप्लाई इक्वल हुई। यहाँ पर इक्वल होते ही जो विन विन सिचुएशन में रहा है, मतलब वो बायर रहा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मास्क काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, ज़्यादा होने के बाद एकदम से ही कोई बायर आया, कोविड-19 बढ़ा,
बायर सेलर की डिमांड सप्लाई इक्वल हुआ, बायर सेलर की फाइट हुई, एकदम से जो विन विन सिचुएशन में रहे वो डिमांड रही कि बहुत ज़्यादा ही डिमांड आ गई कोविड-19 में मास्क की, एकदम से प्राइस ऊपर चली गई। वैसे ही दोस्तों सप्लाई के केस में समझते हैं कि कोविड-19 जाने के बाद अभी देखो क्या हुआ, डिमांड एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, बढ़ते साथ ही क्या हुआ, एकदम से कोविड-19 अब चला गया। पहले मास्क की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी लेकिन अब मास्क की कीमत गिर गई, तो क्या हुआ, यहाँ से बायर्स ने अपना जोर लगाया, यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हुई, मतलब डिमांड सप्लाई इक्वल हुई, इक्वल होने के बाद प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब लोगों को ज़रूरत नहीं है मास्क की और यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई, सेलर विन विन सिचुएशन में रही इस केस के अंदर। तो दोस्तों डिमांड सप्लाई को हमको इस टाइप से मार्क करना है कि हमको ये बेस कैंडल को दोनों तरफ से मार्क करना है, बाकी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। देखिए दोस्तों मैंने सप्लाई एरिया आपको इसलिए समझाया है ताकि डिमांड सप्लाई की आपको नॉलेज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे ही पूरी की पूरी मार्केट रन हो रही है। देखिए आप समझते हैं बेसिक एक चीज़ को, और जब भी कंसोलिडेशन करके प्राइस इस रेंज में आएगा डिमांड की जो हमने मार्किंग की हुई है, यहाँ से एक पुल बैक आएगा, यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा। वैसे ही जब भी प्राइस सप्लाई जोन में जाएगा तो यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बस इतना सा कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो। तो अब हम जानते हैं कि हमको डेली पर डिमांड को कैसे मार्क करना है। देखिए दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम है, डी लिखा हुआ है, आपको डेली पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सिंपल डेली टाइम फ्रेम पर जाकर डिमांड को मार्क करना है। आपको सप्लाई को नहीं मार्क करना है, आपको सिर्फ डिमांड को करना है, क्योंकि हम ये स्ट्रेटेजी सिर्फ अपसाइड ही लगाएंगे, हमको डाउन साइड ये स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है। अब देखिए मैं रैंडम स्टॉक्स को पिक कर रहा हूँ, मैंने जैसे यूपीएल ले लिया स्टार्टिंग में। अब देखते हैं इसका डिमांड जोन कहाँ है। देखिए डेली पे आ रहा हूँ मैं, डेली पे आने के बाद प्राइस अभी यहाँ पे खड़ी है, देख सकते हो आप, ये लाइन जा रही है। तो इस एरिया के अंदर आप देखो कि मोमेंटम यहाँ से कंप्लीट, यहाँ से मोमेंटम आया है, तो आपको इस टाइप से ये मार्क करना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ रख दी आपने, एक यहाँ रख दी। आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन धीरे धीरे करके आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको बिल्कुल रट्टू तोता नहीं बनना कि पर्टिकुलर जो मैंने बता दिया वैसे ही मार्क करना है। आपको ये देखना है कि गेम हुआ कहाँ से है। जैसे कि ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन करके ऊपर गई है, तो इस जगह को भी हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। आपको गेम देखना है कि कहाँ से गेम हुआ है। वैसे ही हम टाइटन की तरफ जाते हैं। देखिए अब दोस्तों कई कई डिमांड टूट जाते हैं, जैसे ये डिमांड बना था ऊपर, इस टाइप से हम इसको मार्क करें तो दोस्तों ये टूट गया। टूटने के बाद आपको नॉर्मल सी बात है, आपका कोई लॉस नहीं हो, आपको नीचे वाला डिमांड मार्क कर लेना है। इसको यहाँ पे हमने रख दिया इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कि यहाँ से गेम हुआ है। एक गेम हुआ कि रेड कैंडल बना लेकिन बायर्स ने अपना जोड़ लगा दिया, फिर दोबारा प्राइस सेलर ने धकेला लेकिन बायर्स ने फिर अपना जोड़ लगा दिया। अब ये डिमांड तो टूट चुका है, इस डिमांड में प्राइस आए हैं तो हमने मार्क करके रख लिया। हमको सिंपल मार्क करके रखना है। मार्क करने से कोई भी हमारा लॉस नहीं होने वाला, मार्क करने से कोई हमारी एंट्री नहीं मिलने वाली। मार्क करके सिर्फ इसलिए रखना है ताकि आपको पता रहे कि प्राइस डिमांड जोन में है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। जैसे भारतीय एयरटेल का आप देख सकते हो कि यहाँ से सेलरों ने जोर लगाया, जोर लगाने के तो प्राइस यहाँ से अब चली गई, वहीं प्राइस अगेन आया, कंसोलिडेशन हुआ है। थोड़ा सा इसको ऐसे भी रख सकते हैं हम, ठीक है, इस बेस पे भी रख सकते हैं। कंसोलिडेशन हुआ, होने के बाद यहाँ से आपको पता है कि अब ब्रेकआउट आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो इसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। हमको डिमांड को मार्क करके रखना है और देखना है कि डिमांड के ऊपर से कब ब्रेकआउट आएगा, कब वहाँ से मोमेंटम स्टॉक अपसाइड करता है। देखिए दोस्तों जैसे इसके अंदर हम देख लिया कि ये डिमांड जोन बना था, ये ऐसे डिमांड जोन कि सेलर ने जोड़ लगाया, एक बेस कैंडल बनी, फाइट हुई, फिर एकदम से गैप अप हो गया, डबल गैप अप हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर है, लेकिन ये टूट गया। क्यों? क्योंकि गेम डाउन से हुआ था, तो ये गेम को हमने पकड़ लिया इस टाइप से। आपको देखो ऊपर वाला अगर आपने डिमांड मार्क किया अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टूट जाए तो आपका लॉस नहीं है, ना तो आपको इसमें एंट्री मिल रही, बस मार्किंग की है। अगर टूट जाए तो नीचे वाला मार्क कर लेना, सिंपल है। अब हमने ये मार्क किया है, थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, प्राइस इसको टच करके यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बस आपको इस टाइप से डिमांड्स को मार्क करना है। जैसे ये डिमांड को मार्क के यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट कर दिया। नेस्ले में चलते हैं। नेस्ले में देखो ये डिमांड मार्क किया तो यहाँ से प्राइस ने चलना स्टार्ट कर दिया। डेली के डिमांड में ही मार्क कर रहे हैं, बाकी और कोई डिमांड का आपको सहारा नहीं लेना। जैसे एशियन पेंट देखो बॉटम से डाउन गेम हुआ है, ऊपर गया यहाँ से पूरा अपसाइड। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे ये एरिया, अगर ये एरिया टूटे तो इसको मार्क करना है, वरना ये एरिया को ही डेली पे मार्क किया हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। M&M की बात करें तो कोई डेली डिमांड दिख नहीं रहा इसके अंदर, तो छोड़ दो, जो समझ नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर सप्लाई आई, एक बेस कैंडल बनी, बायर सेलर की फाइट हुई, एकदम से झटका लगा, तो ये मार्क करके मैंने रखा हुआ, प्राइस यहीं आई है और यहीं से चलना इसने स्टार्ट कर दिया। तो आपको इस टाइप से डेली टाइम फ्रेम पर आकर डिमांड्स को मार्क कर लेना है। सभी स्टॉक्स में 50 स्टॉक्स के अंदर आपको मार्क कर लेना है, सभी के सभी स्टॉक्स में डेली बेसिस पर। दोस्तों अब समझते हैं पार्ट 3 इंपॉर्टेंट गेम ऑफ 15 मिनट कैंडल। 15 मिनट कैंडल का गेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसको बारीकी से समझेंगे। इसके अंदर दोस्तों दो टाइप की एंट्री है, एक दोस्तों इसके अंदर है सेफ एंट्री, एक है अग्रेसिव एंट्री। पहले हम सेफ एंट्री को समझेंगे। हमने सेकंड पार्ट में तो डिमांड सप्लाई को अच्छे से समझ लिया था, वैसे ही उस बेस पर मैंने एक डिमांड को मार्क कर दिया है। देखिए दोस्तों अब कभी भी डिमांड में प्राइस आती है तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगी,
ठीक है। अब दोस्तों बाउंस बैक कैसे करेगी वो हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस एकदम से डिमांड जोन में आई और यहाँ से भाग गई, ऐसा नहीं होगा। प्राइस हमेशा टुकड़ों में ऊपर जाएगी। जैसे 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी, फिर 15 मिनट की एक और कैंडल बनी, फिर एक और कैंडल बनी, इस टाइप से प्राइस ऊपर जाती है। तो दोस्तों अब सेफ एंट्री की बारी आ गई। 15 मिनट की जब भी पहली कैंडल बनती है, यहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे डिमांड जोन में आई, मार्केट ओपन हुई, नीचे डिमांड जोन में ऑलरेडी प्राइस आई। आने के बाद 9:15 टू 9:30 हमको सिर्फ वेट करना है, हमको एंट्री नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। फर्स्ट कैंडल बनी 15 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल बनते ही नेक्स्ट कैंडल कोई भी हो, जैसे 9:15 से 9:30 एक कैंडल बन गई, क्लोज हो गई। होने के बाद अब 9:30 की कैंडल अगेन बननी स्टार्ट हुई। हो सकता है 9:30 की कैंडल इसके ऊपर चली जाए और हो सकता है ना जाए। हो सकता है 9:30 टू 9:45 वाली कैंडल इसके नीचे ही क्लोज हो जाए, इस टाइप से इसके नीचे ही क्लोज हो जाए, मतलब ऊपर इसका हाई को ब्रेक ना करे। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, और अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे। जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो 9:15 टू 9:30 बनी है, उस कैंडल का जो भी कैंडल हाई ब्रेक करती है, वहाँ पर हमारी हो जाएगी एंट्री। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ई, यहाँ हो जाएगी हमारी एंट्री। और जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी जिसके ऊपर हम एंट्री ले रहे हैं जाते ही, उसके नीचे का हमारा हो जाएगा SL, उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक सा कंसेप्ट है। अब एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि प्राइस डिमांड में आ गई। ठीक है, हमने मार्क ऑलरेडी किया हुआ डिमांड जोन पहले से। आने के बाद हमको पता है कि डिमांड जोन में से प्राइस अपसाइड जाती है। अब वो अपसाइड जाती है, उसको कैप्चर करने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उस स्ट्रेटेजी के अंदर हमने 15 मिनट कैंडल का गेम खेला। हमने क्या करा, 9:15 से 9:30 से 9:30 तक का हमने वेट किया हमने। एक कैंडल बन गई 15 मिनट की। अब वो 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद उसके ऊपर जो भी कैंडल बनी, 9:30 टू 9:45 वाली कैंडल एकदम से निकल सकती है। हमको क्लोज होने का वेट नहीं करना। जैसे 9:15 टू 9:30 तो हमको एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जैसे 9:30 वाली मान के चलो कैंडल एकदम से चली गई इसके ऊपर, हमको वेट नहीं करना है क्लोज हुए। 9:30 टू 9:45 का वेट नहीं करना। जो भी कैंडल इसका हाई एकदम से ब्रेक कर दे, वो फिर 9:30 वाली हो, फिर 10 AM वाली हो, 10:45 वाली हो, 10:15 वाली हो, जो भी ब्रेक कर दे, ब्रेक करते साथ ही हमारी एंट्री हो जाएगी इसके ऊपर, और इसके नीचे का हमारा हो जाएगा SL। ठीक है, अब समझते हैं सेफ एंट्री। ये सेफ एंट्री थी और ये अग्रेसिव एंट्री है। देखिए सेफ एंट्री मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर छोटी कैंडल है। जिसके अंदर छोटी कैंडल बनेगी, मान के चलो इसके अंदर छोटी कैंडल बनी हुई है, आपको दिख रही है। ये बड़ी कैंडल 15 मिनट की बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ L लार्ज, इसको मैं लिख रहा हूँ S। ठीक है, अब देखो जो भी कैंडल इसके ऊपर निकलेगी तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी एक टाइप से। इसके ऊपर ये इसका हाई है, हाई तोड़ते यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, और ये हमारा SL हो गई, हमको पता है इसके नीचे का। लेकिन आपने ये देखा कि एंट्री यहाँ पर हो गई, SL यहाँ पर होगा, रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैनेज हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही हमारी बड़ी बन जाए, लार्ज बन जाए कैंडल, अगर हमारी एंट्री इसके ऊपर है यहाँ पर होगी, तो SL बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि कैंडल ही बड़ी अपने आप में, तो SL तो बड़ा हो ही जाएगा। SL भी बड़ा होगा ना यहाँ पर। तो हमको हमेशा सेफ एंट्री की तरफ जाना है। हमको देखना है किस स्टॉक के अंदर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल छोटी बने, हमको बड़ी कैंडल अवॉइड कर देनी है। बाकी मैं चार्ट पे समझा दूंगा कि बड़ी कैंडल कौन सी होती है, छोटी कैंडल कौन सी होती है, कैसे हमको एंट्री लेनी है। दोस्तों अब हम करते हैं 15 मिनट की कैंडल की टेस्टिंग चार्ट पर। देखिए सबसे पहले मैं UPL ले रहा हूँ। हम 2-3 स्टॉक्स में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ UPL में एक डेली डिमांड जोन मैंने मार्क किया था। अब करने के बाद इसी डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया है। 15 मिनट की कैंडल को हम जाकर देखते हैं कि हुआ क्या था। देखिए दोस्तों डिमांड में प्राइस आया है, आने के बाद डिमांड से इसने निकलना स्टार्ट किया। तो देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है। अब इस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जैसे ही कैंडल गई है तो हमारी एंट्री हुई है। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैंने एक लाइन रख दी यहाँ पर, ये इसका हाई है 15 मिनट की कैंडल का, और ये इसका लो है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकली तो हमने एंट्री ली और हमारा SL हो गई ये वाला। यहाँ पर कंसोलिडेशन और कितना अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात भी करें ना, वैसे ऑप्शन के अंदर रिस्क रिवॉर्ड होता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती है जिसकी वजह से जो प्रीमियम होता है वो कैलकुलेट होता है। सिर्फ मोमेंटम के बेस पर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते प्रीमियम का। तो फिर भी जानते हैं अगर यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है और ये हमारा SL हुआ, और फिर भी हमको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। देखिए जी 1:2.34 का, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हो चुका है, और 3% का ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम कर चुका है। इसका मतलब है कि अगर एक्सपायरी के पास ऑप्शन होता है तो 5x 10x भी वो हो सकता है, डिपेंड करता है उसका प्रीमियम उस टाइम कितना है। देखिए टाइटन के अंदर हमने डिमांड को मार्क किया है, ये डिमांड टूट चुका है, हमने नीचे वाले डिमांड को मार्क कर लिया कुछ इस टाइप से। ठीक है जी, आप 15 मिनट पे देखते हैं कि गेम हुआ क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये 15-15 की कैंडल है
उसके बाद ये कैंडल बनी है 9:15 की, सुबह की ये कैंडल हमको 9:15 की देखनी है बैक टेस्टिंग के अंदर, बनी, बनते साथ ही ये इसका हाई है, ठीक है जी, और ये इसका लो है। अब देखिए कैंडल के ऊपर कैंडल कौन सी निकली है, ये वाली, ये कैंडल निकली है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल निकलते तो हमको एंट्री लेनी ही नहीं है, हमको 11:45 के बाद एंट्री लेनी ही नहीं है। 11:45 तक का ही समय है सिर्फ रामबन स्ट्रेटजी का, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं करनी है, उसके बाद बंद करके वहाँ से निकल जाना है। लेकिन दोस्तों ये जान लो, फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल बनी है, अगर उसका लो ब्रेक कर दे पहले ही बिना एंट्री के, कि इसके ऊपर तो कोई कैंडल निकली ही नहीं है और पहले इसका लो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने एंट्री करी नहीं थी, पहले ही एसएल हिट हो गया, तो उसके अंदर एंट्री करनी ही नहीं है, फिर वो कितना भी ऊपर चला जाए। अब टाटा स्टील को देखते हैं, ये एक डिमांड था जो टूट गया, नीचे वाले डिमांड को हमने इस प्रकार से मार्क कर लिया, ठीक है। प्राइस यहीं आई है, आने के बाद 15 मिनट पे देखते हैं हुआ क्या था। ये देखो, ये है 9:15 की कैंडल, अब ये 9:15 की कैंडल का ये हाई हो गया और ये हो गया लो। अब देख रहे हो कि इसके ऊपर तो प्राइस निकली ही नहीं है, लेकिन पहले ही हमारा एसएल हिट हो गया, तो एंट्री तो हुई नहीं थी, लेकिन पता लग गया कि एसएल हिट पहले ही हो गया। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं, ये देखो नेक्स्ट डे की कैंडल ये बनी, ये कंसोलिडेशन चला पूरा। अब 9:15 की अगले दिन कैंडल इसी हाई को ब्रेक कर दिया, इसी हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन हमको तो वेट करना है कि न्यू शुरुआत डेली बेस पर 9:15 की कैंडल के ऊपर निकलने का वेट करना है। तो ये लाइन मैं डिलीट कर रहा हूँ एक बार। अब ये कैंडल बनी नेक्स्ट डे 9:15 की, बनते साथ ही हमने इसको ऐसे रख लिया। अब इसका ये एसएल हो गया कि हमारा इसके नीचे आए तो एसएल हिट ऑलरेडी हो जाएगा, और एंट्री लेने के बाद भी यही हमारा एसएल रहेगा। देखो अब क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर इस कैंडल से निकला, ऑलमोस्ट ये कैंडल ब्रेक कर लगा के चलो निकल गया, निकलने के बाद हमारी एंट्री हुई और ये हमारा एसएल हो गया, और कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आपके मन में अब ये रहेगा कि सर टारगेट क्या होगा। देखिए एसएल तो आपका फिक्स है, आपको पता है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो। अब टारगेट कभी भी फिक्स नहीं रहेगा ऑप्शन के अंदर, टारगेट क्या रहेगा वो अंदाजा मैं बता रहा हूँ। देखिए 15 मिनट के जितने भी सप्लाई जोन्स हैं वो भी आप मार्क कर लेना, जैसे ये फिर ये ऊपर वाला, ठीक है जी। अब देखो प्राइस इसके पास गई है, आपको ना ऑप्शन के अंदर ज़्यादा वेट नहीं करना, ऑप्शन के अंदर बस ये 2-3 कैंडल का मोमेंटम आ जाए, आपने 20,000 रुपये लगाए ना, 7-8 हज़ार का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा सुबह सुबह, जल्दी से निकाल के और यहाँ से निकल जाओ, बस इतना होता है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में कोई टारगेट एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती है, ऑप्शन के अंदर एक्सपेक्टेशन होती है, मोमेंटम के बेस पर भी गेम चलता है, उसके अंदर IV थीटा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि अपने एसएल को मैनेजमेंट करना है, आपको एंट्री लेनी है, 2-3 कैंडल बनी जल्दी जल्दी, आपके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे करके पता लग जाएगा ये कितना चलने वाला है। या फिर निफ्टी भी साथ में चार्ट पर खोल लेना, उससे क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी कब रेजिस्टेंस लेगा। निफ्टी रेजिस्टेंस जैसे ले रहा है तो स्टॉक में से निकल जाओ, निफ्टी अगर फ्री फ्लो में तो थोड़ी देर बैठे रहो, अपने एसएल को ट्रेल करते रहो। अब बात करते हैं कोई और स्टॉक की, BPCL देखते हैं। ये देखिए BPCL, ये बना 15, ये है 9:15, ये है 9:15 की कैंडल। अब देखिए 9:15 की कैंडल आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा, एक तो कैंडल भी बड़ी है, चलो कैंडल भी ठीक होती, लेकिन गैप बहुत बड़ा है ना। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ना तो बड़ा गैप हो ना तो गैप डाउन हो, गैप अप को अवॉइड करना है, गैप डाउन को अवॉइड करना है। जो भी गैप अप गैप डाउन स्टॉक हो रहे हैं उनको अवॉइड करना है, उनमें ट्रेडिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। छोटे छोटे हो सकते हैं, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हो जाता है, यहाँ तक का हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काफ़ी बड़े गैप को हम बोलते हैं ह्यूज गैप, उनके अंदर हमको ट्रेडिंग करनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये होमवर्क है, आपको अच्छे से मार्किंग करनी है, आपको 50 मिनट की कैंडल का बैक टेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 4 की, रामबन साइकोलॉजी की। रामबन साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, इसको हम माइंड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एक वाइट कलर का चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग रिस्क एंड स्टे इन द गेम। ट्रेडिंग कोई उसके बारे में नहीं है कि मैंने बताया था ये स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, आ गया, मैंने बताया था ये स्टॉक डिमांड में था, ये चल गया, मैंने अपने फ्रेंड को बताया था यार ये स्टॉक, लेकिन मैंने खुद ने नहीं लिया, ये इसके बारे में नहीं है। ये इसके बारे में है कि आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया, जिस वजह से आप इस मैदान में खड़े रहे। देखिए यहाँ पर एक वाइट कलर का चार्ट बना हुआ है, इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत की, 2% का लॉस हुआ, फिर शुरुआत की 2% का लॉस हुआ, फिर 6% का प्रॉफिट हुआ, फिर 2% का गेन लॉस हुआ, फिर 6% का गेन प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये स्टेजेस पार करनी है। अगर आप इस स्टेज पे खड़े हो ना, तो आप एक टाइप से मैदान के अंदर डटे हुए हो। जब तक आप मैदान के अंदर हो तब तक आप जीत रहे हो, लेकिन जैसे ही मैदान से बाहर हो गए तो आप हार गए। आपको यहाँ पहुँचने सबसे ऊपर, और आप धीरे धीरे करके भी पहुँच जाओगे। बस मेरे इन रूल्स को याद रखना, इनको तोड़ना मत। सबसे पहला मेरा रूल ये है, अवॉइड ट्रेड आफ्टर 11:45 AM। 11:45 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। अगर आप 11:45 के बाद कोई भी ट्रेड लेते हो तो मतलब आप ये रूल को ब्रेक कर दोगे। 1 ट्रेड पर डे, एक दिन में एक स्टॉक में एक ही ट्रेड करनी है,
और एक ही लॉट लेना है इनिशियल स्टेज पर। 1-2 महीने जब तक पैसा अच्छा सा नहीं बनता, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, सिर्फ एक लॉट पे ही ट्रेड करना है। जैसे जैसे पैसा बनने लग जाए तो इंक्रीज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन 1 ट्रेड पर डे मतलब 1 ट्रेड पर डे, फिर आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओ। अगर इसको ब्रेक किया तो एंड ऑफ द मंथ में लॉस ही मिलेगा। अवॉइड ह्यूज गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक्स। जिस स्टॉक के अंदर भी ज़्यादा गैप अप हो रहा है या फिर गैप डाउन ज़्यादा हो रहा है, उनके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, कैंसल। अवॉइड अग्रेसिव एंट्री। अग्रेसिव एंट्री को अवॉइड करना है। जिसके अंदर बड़ी कैंडल हो उसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है, जिसके अंदर छोटी छोटी कैंडल हो उसके अंदर एंट्री बनानी है, ताकि अपने एसएल को आप मैनेज कर पाओ। अगर आपने अग्रेसिव एंट्री करी तो ये भी रूल आप ब्रेक कर दोगे। गो विद निफ्टी ट्रेंड। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, निफ्टी डिसाइड मोमेंटम करेगा, सभी स्टॉक साइड मोमेंटम करने वाले हैं मोस्टली। तो इसलिए निफ्टी एक स्क्रीन पर ओपन करके रखना ताकि आपको पता लग जाए निफ्टी अप जा रहा है, निफ्टी डाउन जा रहा है, उस अकॉर्डिंग स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेनी है। निफ्टी से अगर अपोजिट जाते हो तो ये रूल को ब्रेक करोगे आप। नेक्स्ट रूल हमारा है ऑलवेज चूज एटीएम स्ट्राइक प्राइस। हमेशा एटीएम स्ट्राइक प्राइस के साथ जाना है, ना तो इन द मनी हो ना तो आउट ऑफ द मनी हो। जैसे मान के चलो स्टॉक 150 पे खड़ा है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं 160 का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, 160 CE, या कुछ ले लेंगे 140 CE। ये दोनों ही गलत है। हमको या तो 150 लेना है या 155 लेना है, इससे ज़्यादा हमको ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करना है। मान के चलो प्राइस खड़ा है 147, ठीक है। अब 147 का 150 CE भी ले सकते हो आप, ठीक है, और 145 CE भी ले सकते हो। तो आपको हमेशा एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके ही चलना है, क्योंकि हम ये एक टाइप से स्कैल्पिंग कर रहे हैं। क्विक स्कैल्प होता है ये, तो क्विक स्कैल्प में हम जब भी करें हमको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना है किसी भी स्टॉक्स के अंदर लेते वक्त, ना तो हमको कम पैसा लगाना है, क्योंकि कम पैसा लगाएंगे तब भी मोमेंटम नहीं मिलेगा ऑप्शन के प्रीमियम में। ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो एसएल भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमेशा जाना है एटीएम स्ट्राइक प्राइस के साथ। इस स्ट्रैटेजी का लास्ट और 5th पार्ट है हाउ टू एग्जीक्यूट ट्रेड। ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करें। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले हम इस पिक्चर को समझेंगे। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है हैज़ अ ट्रेडिंग प्लान बट डजंट हैव पेशेंस। इसके पास ट्रेडिंग प्लान तो था लेकिन इसके पास पेशेंस नहीं था। ये यहाँ से चला था अपना ट्रेडिंग प्लान लेकर, ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन आगे वॉल को ये तोड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेशेंस नहीं था। इसने बोला आई एम ए लूज़र। इसका रीज़न क्या था कि ट्रेडिंग प्लान तो है लेकिन पेशेंस नहीं है। अब इस पिक्चर को समझते हैं। नो ट्रेडिंग प्लान, इसके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। तो अब ये स्टॉक की वीडियो देख रहा है, राममंच स्ट्रेटेजी देख रहा है, इसको सीख रहा है, उसके बाद जाके ये अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएगा। ऊपर समझते हैं ट्रेडिंग प्लान प्लस पेशेंस प्लस एक्शन। देखिए ट्रेडिंग प्लान तो मैंने आपको दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए और एक्शन भी आपको लेना है। ऐसी बात नहीं कि भाई ट्रेडिंग प्लान तो आपको मिल गया, अब एक्शन तो आपने लिया लेकिन पेशेंस नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मान के चलो ट्रेडिंग प्लान है आपके पास, आपके पास पेशेंस भी है लेकिन एक्शन ही नहीं लिया, तो भी फ़ायदा नहीं है। तो ट्रेडिंग प्लान, पेशेंस और एक्शन तीनों का उपयोग करना है, जिस वजह से अनलिमिटेड पोटेंशियल आप भर भर के सोना निकाल पाओगे। अब दोस्तों समझते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करना है, मैं अपने पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है क्लिक ऑन चेंजेस इन निफ्टी 50 लिस्ट आफ्टर 9:30 AM अकॉर्डिंग टू निफ्टी बुलिश। हमको ट्रेडिंग व्यू पर जाना है, 9:15 to 9:30 तक का वेट करना है। 9:30 के बाद चेंजेस पर क्लिक करना है, ठीक है। चेंजेस पर क्लिक करना है अकॉर्डिंग टू निफ्टी बुलिश। एक तरफ आएगा बियरिश वाले स्टॉक जो नीचे की ओर जा रहे हैं, एक तरफ जाएगा जो पॉजिटिव स्टॉक अपसाइड जा रहे हैं। हमको अपसाइड वाले स्टॉक लेने हैं, हमको इस टाइप से चेंजेस पर क्लिक करना है जो टॉप गेनर में स्टॉक जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बुकमार्क 2 for टॉप स्टॉक्स इन निफ्टी 50 लिस्ट डिमांड मार्क स्टॉक। हमको 2 for टॉप स्टॉक्स को मार्क करना है निफ्टी 50 लिस्ट के अंदर, जो हमने पहले दिन डिमांड जोन मार्क करे थे उसके अकॉर्डिंग। देखिए हम ऐसे जब क्लिक करेंगे 9:30 के बाद, जो आपने पहले दिन 20-30 स्टॉक जितने भी आपको डिमांड मिले आपने जो मार्क किया है, फर्स्ट 15 स्टॉक में से भी उसके अंदर 2, 3, 4 जितने भी स्टॉक ऊपर की तरफ आए, पहले 15 स्टॉक में आए, उनको मार्क कर लेना है। कैसे मार्क करोगे? राइट क्लिक करेंगे, ये फ्लैग बना देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लैग बना देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लैग बना देंगे। इस टाइप से जो भी आपने डिमांड जोन पहले दिन मार्क करें, आपको पता लग जाएगा जब वो ऊपर आएगा कि ये तो मैंने मार्क किया था। आप खोल के भी इसको देख सकते हो कि डिमांड जोन इसके अंदर है या नहीं है। आपको ये रेड लिस्ट में मार्क कर लेने हैं। जैसे मान के चलो मैंने 3 स्टॉक को मार्क कर दिया है, ठीक है। अब ये स्टॉक यहाँ पर आ जाएगी रेड लिस्ट के अंदर। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं, बाय व्हेन प्राइस ब्रेक्स फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई सेफ एंट्री। आपको इन तीनों स्टॉक्स को जो भी आपने मार्क करा है, जो भी आपने बुक मार्क कर लिया है, इनको खोल कर देखना है। पहली बात तो इनके अंदर डिमांड जोन होगा तभी आपने मार्क किए हैं डेली पर। उसके बाद 15 मिनट पे जाना है, इनके सबके 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। उसके बाद आपको देखना है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये 9:15 की ये कैंडल है। अब ये छोटी सी कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस जैसे गई है तो हमने यहाँ एंट्री करी और इस एसएल इसके नीचे हो गया, तो ये एक अच्छी एंट्री थी, हम इसको ले सकते थे। वैसे ही सन फार्मा में आएंगे हम।
अब सन फार्मा में देखो ये 9:15 की कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है, तो अग्रेसिव एंट्री होगी तो इसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। SBI लाइफ की बात करते हैं, 9:15 की कैंडल इसके अंदर देखते हैं, यहाँ से दिखेगी तो देख सकते हो 9:15 की कैंडल थी, इसका ऑलरेडी SL हिट हो गया तो इसके अंदर भी एंट्री हमको करनी ही नहीं है। अब देखिए SL विल बी लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। मैंने SL आपको समझाया था, जो भी पहली 15 मिनट की कैंडल है उसके नीचे हमको SL रखना है। अगर अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, अगर ये हमारी 9:15 की कैंडल है ये वाली, इसके नीचे हमारा SL रहेगा और टारगेट आपको पता है अपने अकॉर्डिंग सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग रखने हैं। वैसे ही 5th पॉइंट है बुक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सप्लाई एरिया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कोशिश करो, समझ आएगा आपको और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।